हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हमेशा की तरह और मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोग बायोलॉजी के बहुत अच्छे से माहिर बन गए होंगे और अपनी क्लास के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। नोट्स तो आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर ही लिए होंगे। तो जी, हमने इससे पहले डिस्कस किया था बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स वगैरह थे और मैंने आप लोगों को दिया था एक छोटा सा असाइनमेंट कि आपने इंटरनेट को यूज़ करते हुए कुछ साइंटिफिक नेम्स चूज़ करने हैं इन सब के। तो आई होप आप लोगों ने वो असाइनमेंट कर लिया होगा। नहीं किया तो फिर अभी कर लें, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास 3.6 का कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे कंजर्वेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब है कि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से होते हैं, हम सुनते हुए आ रहे होते हैं कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, लेकिन कुछ अरसे बाद उसकी वैरायटी कम हो जाती है। ठीक है, वैरायटी कम होते होते वो इतने कम हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि अब वो इस एरिया में बस पाए जाते हैं, अब और कहीं नहीं होते। फिर डर होता है कि अगर कहीं वहाँ से भी कोई कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाए, कोई फ्लूड आ जाए, या कोई कोई भी मतलब ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, या फिर वहाँ पे भी अगर उनका ख्याल ना रखा जाए, वो मर जाएं, कोई भी वो प्लांट, कोई भी एनिमल, कोई फिश हो सकती है, तो वो क्या हो जाएंगी, उनकी वो जो स्पीशी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब अब वो और नहीं पैदा हो सकेंगे, क्योंकि जब एक सारी की सारी उनकी जनरेशन ही ख़त्म हो गई, उनके एंसेस्टर्स ही ख़त्म हो गए, उनके डिसेंडेंट्स ही ख़त्म हो गए, तो और एंसेस्टर्स कहाँ से आएंगे? ठीक है ना। तो इसलिए उनको कंज़र्व करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। किस किस सेंस में ये कह रही हूँ मैं? ताकि उनकी कुछ ना कुछ स्पीशीज़ अपने पास बचा के रखी जाएँ। जिसे कहा जाता है कि जो डायनासोर है वो एक्सटेंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब नहीं होता, लेकिन पहले के ज़माने में वो होते थे। तो इसी तरह से उन्होंने बहुत कोशिश की होगी कि उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, ताकि वो ख़त्म ना हो। ठीक है, उसको ऐसा फूड दिया जा सके, उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जा सके ताकि वो ख़त्म तो एटलीस्ट ना हो। ठीक है ना। तो इसी तरह से बहुत कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनका हम नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो, तो उनको हम क्या करते हैं, कंज़र्व करते हैं। ठीक है। ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास लाइफ की वैरायटी है ये हमारे पास सिंपली। तो अब मैं आ जाती हूँ इसके टॉपिक के पॉइंट पर। तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू हैव वेरी काइंड ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। पाकिस्तान के दुनिया के उन ममालिकों में से एक है जिसके पास जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, तो जो जियोग्राफी है पाकिस्तान की इज़ अ ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप्स। ठीक है, यू विल फाइंड प्लेन्स, मतलब आपको सहरा मिलेंगे, डेजर्ट्स मिलेंगे। जो सहरा होते हैं, प्लेन्स भी ऐसे ही होते हैं, जैसे जहाँ बिल्कुल प्लेन बिल्कुल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है, उनको कहते हैं। ठीक है, हिल्स होंगे, प्लेट्यूज़ होंगे। कोस्टल एरियाज़ अगर आप देखेंगे तो आपको सीज़ मिलेंगी, जैसे अरेबियन सी है। माउंटेन्स मिलेंगे, जैसे काराकोरम रेंज है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इस तरह से ये क्या है, बहुत सारी वैरायटी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जियोग्राफी के अंदर बहुत सारी वैरायटी का ब्लेंड है, मिक्सचर है, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सो दिस डाइवर्सिटी कंटेन diversified habitats and landscape that support rich biodiversity of both fauna and flora, मतलब plants and animals या animals and plants respectively। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो इतनी डाइवर्सिटी है, ये इतनी डाइवर्सिफाइड क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है, इनको रहने के लिए जो वो जो हैबिटाट है, इनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, ताकि हम अच्छे से सपोर्ट कर सकें फ्लोरा को भी एंड फोना को भी। फ्लोरा बोला जाता है प्लांट्स को, एंड फोना बोला जाता है एनिमल्स को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। सो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स कवरिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री पजेस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे पास जो एक सिग्निफिकेंट, एक जो अहम पोर्शन है हमारे मुल्क की बायोडाइवर्सिटी का, जहाँ पे वैरायटी पाई जाती है, उसमें से जो 80% हिस्सा है टोटल लैंड में से, वो क्या है, वो किसने पजेस किया हुआ है, किसने कवर किया हुआ है? एरिड रीजन्स ने, सेमी एरिड रीजन्स या फिर एरिड रीजन्स ने। मतलब जो इतने ठीक इलाके नहीं होते, मतलब जहाँ हम कह सकते हैं ना प्लेन्स, प्लेट्यूज और हिल्स और ये डेजर्ट वगैरह का एरिया होगा, मतलब जो बंजर टाइप होता है ना, वैसा। ठीक है, सो हमारे पास क्या है कि उसने कवर किया हुआ है। सो सीन कुछ ऐसा है कि ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 डिकेड्स, अगर लास्ट 2-3 डिकेड्स में देखा जाए
तो वहाँ पर क्या है कि अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज हैव बीन थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड मेनली ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट। नेचुरल हैबिटाट ख़त्म हो गया है, इतनी पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए 2 से 3 डिकेड से देखा गया है। डिकेड मतलब होता है 10 साल, ठीक है। जैसे 2001 से लेकर 2010 तक तो ये एक डिकेड हुई, 2011 से लेकर 2020 तक ये दूसरी डिकेड हुई, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो 2 से 3 डिकेड से ये देखा गया है कि जो हमारे पास कुछ प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, उनकी जो स्पीशीज़ हैं उसके लिए ये कहा गया है कि वो इंडेंजर्ड हो सकती हैं, उनके लिए ख़तरा है कि वो क्या हैं, वो ख़त्म होने का उनका ख़तरा है कि उनकी वो जो स्पीशीज़ हैं, उनकी जो वैरायटी है वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटाट, दिन ब दिन जो है वो नेचुरल हैबिटाट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। सारा का सारा 80% हमने जैसे कि पहले बताया आपको एरिड एरिया हो गया है, जो कि हमारे इतने काम का नहीं है। तो जैसे अब ये सारा करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, सॉइल इरोजन, सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग आर पॉजिंग मेजर थ्रेट्स द रिमेनिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। अब जो बच गई है बायोडाइवर्सिटी, हमारे पास जितनी भी लाइफ की वैरायटी हमारे पास बच गई है, उसके लिए भी ये जो पौधे हटा के बिल्डिंगें बना देते हैं, जंगलात ख़त्म करते और वहाँ पे रास्ते बना देते हैं, तो पॉल्यूशन इतनी इंक्रीज़ हो गई है। उसके अलावा ओजोन की लेयर्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ गया है, क्योंकि वो लेयर्स बहुत अल्ट्रा वायलेट रेज उनकी इतनी तेज़ हो गई हैं कि वो ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं। सो ये बहुत सारी ये रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से अब ये ख़तरा है कि जो बच गई हैं, जो स्पीशीज़ जो बच गए हैं, एनिमल्स जो बच गए हैं, प्लांट्स, वो भी अब क्या हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। सो द कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ फॉरेस्ट हैबिटाट, ये जो कंटिन्यूसली हमारे पास फॉरेस्ट जो हैबिटाट है वो जो लॉस होता जा रहा है, विद इट्स एसोसिएटेड फौना एंड फ्लोरा, मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है, विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर द नेशन एंड अदर नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। अगर ये सब एक्सटेंड हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनका पड़ेगा किस पे, हमारे जो नेचुरल का, हमारे जो नेशन का जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, वो चीज़ें कहाँ रहेंगी जब प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे प्रॉपर, तो क्या उसके अंदर खूबसूरती तो नहीं होगी, ठीक है ना। और इस वजह से बीमारियां भी फैलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स से हमें डे टाइम के अंदर ऑक्सीजन मिल रही होती है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हम कितनी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं, फ्रूट्स खा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको अपने पास प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ ओवरकम करने के लिए, ऑर्गेनिजम्स को सेव करने के लिए क्या किया जाता है, टू पे हमें अटेंशन देनी पड़ेगी, मतलब इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, ताकि ये सब ना हो। इसको सीरियस लेना पड़ेगा। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो कुछ और डिकेड्स के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सो कंजर्वेशन क्या हुआ, हमारे पास सिंपली वो तरीका हुआ ताकि हम केयर कर सकें, सेव कर सकें स्पीशीज़ को इनहेबिटेंट ऑन अर्थ फ्रॉम डेंजर्स, जो कि क्या हो रही हैं, जो कि अर्थ पर रहती हैं लेकिन उनको डेंजर है, ठीक है, ख़तरा है, इनहेबिट होने, ख़त्म होने का ख़तरा है, ठीक है। जो कि अर्थ पर ऐसी स्पीशीज़ जो कि रहती हैं उनकी हमें केयर करनी पड़ेगी, उनको हमें सेव करना पड़ेगा, क्योंकि उनको ख़त्म होने का हमें ख़तरा है और हम नहीं चाहते कि वो ख़त्म हो। तो ये हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं 3.6.1 रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब हम इसको कंजर्व क्यों करना चाह रहे हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बायोलॉजिस्ट वार्न दैट global ecosystem would be collapsed if biodiversity continues to be reduced at the same rate. Therefore it is mandatory to conserve life on earth in order to make nature stable। देखिए, हम नेचर में रहते हैं ना, तो हमें इन्वायरमेंट से बहुत सी चीज़ें मिल रही होती हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंट के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम निकाल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा लेना और हमारा एक्सहेल करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना हमारे लिए बेसिक नीड है, ठीक है। इसी इन्वायरमेंट के अंदर हम रहते हैं, तभी हम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। अब वो सारे उस इन्वायरमेंट के अंदर इतनी सारी पॉल्यूशन होगी, डिफॉरेस्टेशन होगी, सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, और मैंने आपको बताया जो ओजोन की जो लेयर्स होती है वो भी डिफॉर्म होना शुरू हो गई हैं, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, बहुत सारी बीमारियां जनरेट कर रही हैं। तो इसलिए बायोलॉजिस्ट ने पहले ही वार्न कर लिया गया है कि अगर ये सब होता रहा, अगर आपने इसी रेट पे ये सब चलता रहा, जितनी रफ्तार से ये सारा दौर बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से ये सब होता रहा, तो जो आपका जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अर्थ के ऊपर जो नेचर है उसको स्टेबल बनाएं। स्टेबल कैसे बनाना है, स्पीशीज़ को कंजर्व करके।
तो कुछ यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको हाईलाइट किया गया है यहाँ पे, उनको डिस्कस करते हैं. सो ह्यूमन शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स बेनिफिट. फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज एंड बायोलॉजिकल सर्विस विच आर एसेंशियल टू लिव आवर लाइफ ऑन अर्थ. ये भी वही बात लिखी हुई है कि कुछ हमारे पास जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे लिए इसेंशियल है, मतलब लाजिम है वो हमारे लिए रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए. अर्थ पे अगर हमें ज़िंदा रहना है तो वो हमारे लिए क्या है, नेचुरली ज़रूरी है, उनको हमें लेना लाजमी है. तो उनसे हमें क्योंकि बेनिफिट मिल रहा होता है, तो इंसानों को क्या चाहिए कि ऐसी स्पीशीज़ को कंज़र्व रखना चाहिए. तो इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, काफ़ी जगहों पे, एरियाज़ पे इमरान खान आया था तो उसने उसने कहा था कि हम पाकिस्तान को ग्रीन बनाएंगे, तो पौधे वगैरह लगाए थे. और फिर काफ़ी और पार्टीज़ ने भी जो है वो पौधे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए थे और लोगों को कहा था कि आप हमसे ले जाएं और उनको लगाएं. मकसद यही था कि ग्रीन एरियाज़ को इंक्रीज़ करना है. जितनी एरिडिटी कम होगी, जितनी फॉरेस्टेशन ज़्यादा होगी, उतनी पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट जो होगा वो ह्यूमन बॉडी पे कम पड़ेगा और बीमारियां कम होगी. ठीक है, तो अगर हमें ठीक से रहना है तो हमें बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा. सो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, बूस्ट करती है इकोसिस्टम को, वेयर ईच स्पीशी कैन इजीली सर्वाइव. हर स्पीशी अगर बायोडाइवर्सिटी अगर हमारे पास ठीक होगी, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी हमारे पास अच्छी होगी, तो हर स्पीशी, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, फिश हो, मैमल हो, हर स्पीशी वो ठीक से अपनी ज़िंदगी क्या कर सकेगी, गुजार सकेगी उस हैबिटेट के अंदर. इफ़ द वन विल नॉट कंजर्व, अगर कोई कंजर्व नहीं करता है, सो फूड चेन एंड इकोसिस्टम विल बी इन बैलेंस. हमारी फूड चेन होती है, अगर इसमें हुई तो हम डिस्कस करेंगे, वरना मैं लास्ट में थोड़ा सा आपको इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ, तो वो इन बैलेंस हो जाएगी. ठीक है, इसी तरह से विद मोर प्लांट्स, ट्रीज़ एंड एनिमल्स, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे, जितने ज़्यादा एनिमल्स होंगे, द सॉइल इम्प्रूव्ड एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, लेस प्रोन इरोजन एंड ड्रफ एंड फ्लूडिंग. अच्छा, तो जो सॉइल होगी वो हमारी इम्प्रूव हो जाएगी और फिर वो स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसलिए उसका ख़राब होने के, उसके सूखने के, उसमें या फिर फ्लूड आने के, मतलब जो सैलाब वगैरह होते हैं उनके चांसेस कम हो जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ है. ठीक है, ये हमारे पास जो ग्राफ है, मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ का समझाती हूँ. ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है. ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जो वर्टिकल लाइन है इस फॉर्म में ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है. तो ग्राफ जब भी हम बनाते हैं ना, तो उसके लिए हम जो डेटा शो कर रहे होते हैं, ये जो आपको डेटा ये जो शो हो रहा है, ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो करो या आप वर्टिकल लाइन पे शो करो. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये जो वर्टिकल वाली लाइन है इस पे इन्होंने हमें सारा डेटा शो किया है. इसको मैंने सबको काट दिया. ठीक है, तो अब ये इन्होंने यहाँ पे जो शो किया है वो इन्होंने परसेंटेज को शो किया है कि कौन सी स्पीशी के कितने % चांसेस हैं ख़त्म होने के, और यहाँ पे उन स्पीशीज़ के नाम लिखे हैं और ये ग्राफ से उन्होंने शो किया है. रेड कलर जितना ज़्यादा जिसके पास है वो ये कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा वो होने के उसके चांसेस हैं. जो लाइट ऑरेंज सा है, जैसे ये वाला, तो इतने उसके चांसेस हैं कि वो इंडेंजर्ड होने वाली है, मतलब ख़त्म होने वाली. वल्नरेबल मतलब कहाँ है हमारे पास, तो ये येलो वाले हैं, मतलब उससे थोड़े कम. ठीक है, चांसेस हैं उसके. तो अब हम आ जाते हैं इस ग्राफ की तरफ. तो ये हमारे पास मैमल्स हैं. ठीक है, उसके 20% क्या है, वल्नरेबल चांसेस हैं, और ये देख सकते हैं आप 10% से थोड़ा सा कम, मतलब 8% तक इसके जो चांसेस है वो इंडेंजर्ड होने के हैं. और ये जो रेड वाला शो कर रहा है ये 5% से भी और कम है. ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट आ रहा है, तो ये 3% ऑलमोस्ट इसके क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने के चांसेस हैं. इसी तरह से अगर हम एक और डिस्कस कर लें इसमें अंदर, वैसे ये ग्राफ आपके काम का नहीं है बट मैं फिर भी समझा रही हूँ. जैसे हम लास्ट इंसेक्ट का डिस्कस कर लेते हैं एक, तो इसके ये सारे इसमें ना ग्रीन वाला, सॉरी ना ऑरेंज वाला है इसके अंदर, ना येलो वाला है, सिर्फ रेड वाला है, मतलब उसके, और रेड वाला भी बहुत थोड़ा सा है. तो क्रिटिकली डेंजर्ड होने के जो इंसेक्ट की स्पीशीज़ होंगी उसके क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने के चांसेस हैं, बट बहुत थोड़े से, ऑलमोस्ट 1%. ठीक है, सो इसके अंदर मैं एक दफ़ा थोड़ा देख लूँ कि फूड चेन का है कॉन्सेप्ट या नहीं है, तो फिर मैं आपको समझा दूँ और फिर ये हम आगे इसको 3.62 को डिस्कस करें. मैं थोड़ा समझा देती हूँ. फूड चेन हमारे पास ऐसे होती है, जैसे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो फूड बनाते हैं. तो प्लांट्स, कुछ जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं. ठीक है, मतलब सिर्फ गोश्त खाते हैं.
हम जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, हम गोश्त भी खाते हैं, ठीक है, हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है। तो कुछ सिर्फ कार्निवोरस होते हैं, कुछ ओमनीवोरस होते हैं, और कुछ सिर्फ सब्जियां खाते हैं, ठीक है। जैसे बकरी हो गई, उसको आप गोश्त तो नहीं खिला सकते, या गाय वगैरह हो गई, इनको तो ये लोग सब्जियां खाते हैं। तो ये फूड चेन हमारी, मैं कंप्लीट फूड चेन नहीं समझा रही हूँ, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे फूड ने अपना फूड खुद प्रिपेयर किया, किसने? प्लांट ने अपना फूड खुद प्रिपेयर किया फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ठीक है। उसको एज अ फूड किसने खा लिया? एनिमल्स ने खा लिया। जैसे कि बकरी हो गई, गाय हो गई, या वॉटेवर जो भी सारी होती हैं, ठीक है। फिर उनको आपने खा लिया, ठीक है, उनको आपने खा लिया। उन्होंने वो जो गाय वगैरह होते हैं, वो लोग, आप लोग ऐसा गोश्त खा लेते हो। फिर फ़िशेज़ को भी आपने खा लिया, फिर वेजिटेबल्स को भी आपने खा लिया, ठीक है। तो फिर इसी तरह से जो कार्निवोरस होते हैं वो भी गोश्त खाते हैं, सिर्फ गोश्त खाते हैं। तो इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है। अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाएँ तो इंसान को उसमें से जो वाइटामिन्स, उसमें से जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये फूड चेन सही से चलती रहे। अगर इसमें डिस्टर्बेंस आई तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। फ़िलहाल आप इसका कॉन्सेप्ट इतना रखें। आई गेस इंटर के अंदर ये टॉपिक है, उसके अंदर इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे से इसको डीप में डिस्कस करेंगे। अभी आपका इतना लेवल नहीं है तो इसको डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं 3.62 की तरफ, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। अब हम कंजर्व तो कर लें, लेकिन उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 3.6, 3.63, 3.64 और 3.65 को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये 2 को डिस्कस कर लेते हैं। सो द आर्टिकल फ्रॉम 2009 बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान की इश्यूज़। तो एक आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल्स काफ़ी लोग लिखते हैं, ऑथर्स लिखते हैं, उनको पढ़ने वाले काफ़ी लोग होते हैं। तो 2009 के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान की इश्यूज़। अब इसके अंदर मेन इश्यूज़, की वाले इश्यूज़ आपको बताए गए हैं कि आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से इशू है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर देखें तो इश्यूज़ कौन से पेश आ रहे हैं हमें। सो आइडेंटिफाइड सम ऑफ द प्राइमरी चैलेंजेस, बहुत बेसिक आपको चैलेंज बताएंगे जो कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान पे, ठीक है, बैप पे। इसके अंदर आप बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान मतलब उसको कंजर्व करने के कुछ प्लान्स होंगे और फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज ऑन द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स एंड सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटी है और जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो ये डिसीजन लेते हैं, उनके पास अवेयरनेस ही नहीं है इन्वायरमेंट के अंदर इश्यूज़ क्या चल रहे हैं। उन सबको अपना पैसा खाना है, उन सबको अपने ही काम अलग से ही करने हैं, अपना ही बनाना है। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, पानी है नहीं है, कोई स्पीशी इंडेंजर हो रही है नहीं हो रही है, वो एक्सटेंट तो नहीं हो रही है, प्लांट्स की कितनी वैरायटी मिल रही है, कम क्यों मिल रही है, ज़्यादा कैसे मिल सकती है, ये सोच ही नहीं रहे इस पर। तो एक तो ये मेन रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो सिविल सोसाइटी है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं है। वीक गवर्नेंस, स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर गवर्नेंस का काम होता है ना ये सारे प्रोसेसेस करना, वो इतना स्लो डिसीजन बनाती हैं, फिर उनके अंदर उसके लिए जो पॉलिसी बनानी होती है उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि उसको किस कॉन्सेप्ट के तहत चलाया जाए, फिर उसको पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट में किस तरह से डिफ्रेंशिएट करके बताया जाए ना कि भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है, उनको पता ही नहीं है। सो वीक गवर्नेंस, लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इनएबिलिटी टू कंसेप्चुलाइज पॉलिसी एंड लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट। आपको बताना पड़ेगा ना कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका इसमें ये इंटरेस्ट है, लोगों को कैसे पता चलेगा? कुछ ऐसे डिसीजन मेकर्स हैं, उनको बताना पड़ेगा लोगों को। हर किसी के पास तो अवेयरनेस नहीं होती ना, तो बताने का काम आपको करना पड़ेगा ना। आप जब लोगों को बताओगे कि आपका ये इंटरेस्ट है, इसलिए आपने ये काम करना है, तो लोगों को समझ आएगी ना। उनको खुद ही नहीं पता तो उनको भी कोई नहीं बता रहा। सो ये भी एक इशू है। सो वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लैक ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी। उनके पास खुद ही एबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं खुद ही वो कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड इंसेंटिव्स ऑफ फॉर परफॉर्मेंस, और वो उस पर परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं रहे ना। चलो इमरान खान ने कुछ पौधे लगवाए तो क्या उन पौधों का ख्याल रखा गया? जितने पौधे लगाए गए उनका कुछ फ़ायदा हुआ? सारे के सारे बड़े हो गए? कुछ बड़े हुए? तो ये चेक करना, उनको सुपरवाइज़ करने का काम होना चाहिए ना। उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। एंड लैक ऑफ फंडिंग, फिर पैसा कौन लगाए? पैसा तो अपनी जेबों में भरना है लोगों को,
तो इसलिए ये कुछ मेन इश्यूज़ हैं जिनको हाईलाइट किया गया था। की पॉइंट्स यही थे हमारे पास, जो कि प्रॉब्लम्स हमारे पास कंजर्व स्पीशीज़ को करने से, बायोडाइवर्सिटी को करने से रिलेटेड थे। थोड़ा सा समराइज़ करती हूँ आज के टॉपिक को। तो हमने ये पढ़ा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो कि वैरायटी है हमारे पास, वो बहुत सारी है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं। तो बहुत बहुत वैरायटी है हमारे पास, सीज़ हैं, ओशियंस हैं। तो उन सबको कंज़र्व करके रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमारे इंसानों के लिए, जो हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, उसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल है, ताकि हम अच्छे से सर्वाइव कर सकें, अच्छे से रह सकें। ठीक है? लेकिन हमारे पास क्या है कि कुछ स्पीशीज़ इंडेंजर्ड होती जा रही हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास कुछ फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड होती जा रही हैं। और वो क्यों होती जा रही हैं वो भी हमने पढ़ा कि क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नेंस है, वो अपने ठीक से काम नहीं कर रही, वो फंडिंग नहीं कर रही, सुपरवाइज़ नहीं कर रही ठीक से, उनको डिसीजन नहीं अपना करना आ रहा, बनाना आ रहा। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि वो लोगों के अंदर भी नहीं बता रही है, वो अवेयरनेस नहीं फैला रही है, उनको खुद को ही पहले तो अवेयरनेस नहीं है, फिर वो लोगों को, दूसरों को क्या समझाए। सो ये हमारे पास कुछ आज के टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मेरे ग्रुप्स एंड पेजेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और किसी वीडियो को आपने देखना हो तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। कैरियर काउंसिल से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, इंटर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस, ऑलमोस्ट 300 वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। ऑलमोस्ट कह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 300 नहीं है फ़िलहाल, हो सकता है आप बाद में देख रहे हो तो तब तक हो जाएं, क्योंकि बहुत थोड़ी सी ही रह गई हैं 300 होने में। सो अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा है, जल्दी से बुक से पढ़ें इस टॉपिक को, और जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपने पास लिख लें। समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।